नाउ स्टार्ट विथ सेक्शन बी। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच के। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। मिस्टर स्मिथ जो कि एक जज हैं, अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग में वो डिसाइड करते हैं कि एविडेंस को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा और किस तरीके से उसको इवेलुएट किया जाएगा। सो इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म यूज़ हुआ है जिससे मिस्टर स्मिथ जो कि एक जज हैं वो बिलोंग करते हैं। सो उसके 2 एडवांटेजेस बताने हैं उस सिस्टम के। सो एज यू नो, जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म के की 2 कैटेगरीज हैं, एडवर्सेरियल एंड इनक्यूजिटोरियल। एडवर्सेरियल में एडवोकेट या फिर जो लॉयर्स होते हैं वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से इनक्विजिटोरियल में जो जजेस होते हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर जज की बात हो रही है तो इसका मतलब ये इनक्विजिटोरियल सिस्टम है और उसके एडवांटेजेस हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बताने हैं। सो मेन एडवांटेजेस क्या है इनक्विजिटोरियल सिस्टम के? द सिस्टम ऑफर्स प्रोसीजरल एफिशिएंसी। क्योंकि जज इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इसकी प्रोसीजरल एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है और वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं जजेस, जिससे कि उसमें इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें डिले नहीं होता है और उनका जो ट्रायल है वो भी बहुत लंबा नहीं चलता है। देन सेकंड एडवांटेजेस क्या है? इस सिस्टम में इक्वालिटी रहती है बिटवीन द पार्टीज़। क्योंकि जज इसमें प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं तो जो इक्वालिटी है वो दोनों पार्टीज़ को के लिए सेम रहती है। इवन द स्ट्रॉन्गर पार्टी, अगर कोई स्ट्रॉन्गर पार्टी भी है और उसके पास चाहे ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं और एक्सपर्ट लॉयर्स हैं तो भी वो किसी जज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जज ही इसमें प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं। वही एविडेंस को प्रेजेंट करने का तरीका बताते हैं और उसको किस तरीके से इवेलुएट होगा, ये दोनों चीज़ें जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 22। वर्षा जो कि एक लॉ ग्रेजुएट है, उसने कंप्लीट किया है लॉ फ्रॉम इंडिया से लॉ ग्रेजुएशन किया है और वो न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करना चाहती है। सो अब उसको एडवाइस करना है कि उसको किस तरीके का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करने के लिए। सो न्यूयॉर्क यूएस का स्टेट है। सो नाउ द आंसर वुड बी इन द यूएसए लॉ ग्रेजुएट्स नीड टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स। सो जो लॉ ग्रेजुएट होंगे इंडिया के, उनको सारी जो रिक्वायरमेंट है यूएसए की वो फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बार एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेट का। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क की बात हो रही है तो न्यूयॉर्क के पर्टिकुलर स्टेट इसमें क्या हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। तो न्यूयॉर्क के लिए उनको बार एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलिजिबल होने के लिए। सो फॉरेन लॉयर्स क्या होते हैं कि वो बार एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होंगे और जो यूएसए है, यूएसए में 50 स्टेट्स है, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और डिफरेंट स्टेट्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अकॉर्डिंगली ही लॉयर को उन पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंगली ही एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड एन एलएलएम, जिसने एलएलएम कंप्लीट कर लिया है, वो बार एग्जामिनेशन में न्यूयॉर्क के बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनको एलएलएम करना पड़ेगा। सो जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का बार एग्जामिनेशन में, दैट इज़ सेट बाय ईच स्टेट बार एसोसिएशन। सो हर एक स्टेट की, यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टेट की जो बार एसोसिएशन है वो सेट करेगी कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से अपीयर होना है। सम स्टेट में अलाउ फॉरेन एजुकेटेड लॉयर्स टू टेक द बार एग्जामिनेशन विदाउट अर्निंग देयर डिग्री लोकली। अर्निंग देयर डिग्री लोकली इट मीन्स
कि लोकली उसी पर्टिकुलर स्टेट से उन्होंने डिग्री नहीं ली है तो भी वो फॉरेन जो एजुकेटेड लॉयर्स है वो बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। सॉरी, इन सच ए केस, उस केस में क्या होगा, जो फॉरेन एजुकेटेड लॉयर हैं उनको प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा बाय गेटिंग देयर लॉ डिग्री रिव्यूड बाय द अमेरिकन बार एसोसिएशन। सो जो अमेरिकन बार एसोसिएशन है वो फॉरेन लॉयर्स की डिग्री को रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद जो एप्लीकेशन है या तो वो एक्सेप्ट होगी या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। सो अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है फॉरेन लॉयर की, देन वो फॉरेन लॉयर को अलाउ करेंगे कि वो बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, जिस तरह के कि वहाँ के जो डोमेस्टिक एप्लीकेंट है वो अपीयर होंगे। सो न्यूयॉर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए का वन ऑफ द जुरिस्डिक्शन है, एक जुरिस्डिक्शन है जो कि फॉरेन लॉयर्स के लिए, ज़्यादातर फॉरेन लॉयर्स के लिए ओपन होता है और वो फॉरेन लॉयर्स को अलाउ करता है कि वो बार एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं वहाँ से, मतलब उस पर्टिकुलर लोकल एरिया की डिग्री को लिए बगैर। सो इवन इफ़ डिफर्ड, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, तो भी जो एप्लीकेंट होते हैं उनको वहाँ से एक कोर्स करना पड़ता है जो कि ABA इट मीन्स अमेरिकन बार एसोसिएशन अप्रूव करता है और उसके बाद वो बार एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। या तो एक्सेप्ट होगा या फिर वो पोस्टपोन हो जाएगा। पोस्टपोन होने के केस में उनको वहाँ से एक कोर्स करना पड़ेगा जो कि ABA अमेरिकन बार एसोसिएशन अप्रूव करेगी, तो उसके बाद वो दोबारा से एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन होगी 1 ईयर LLM प्रोग्राम ABA एक्रेडिटेड स्कूल, मतलब जिनको ABA ये कहेगा कि वो ऑथराइज्ड है LLM की डिग्री देने के लिए, वहाँ से वो उस डिग्री को ले सकते हैं। न्यूयॉर्क एंड कैलिफोर्निया आर द मोस्ट पॉपुलर स्टेट फॉर फॉरेन लॉयर्स। सो जो न्यूयॉर्क है और जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं फॉरेन लॉयर्स को कि वो बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं और उनकी जो प्रेजेंस है, लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉ फर्म्स इन्वॉल्विंग ट्रांसनेशनल वर्क फॉर विच एन इंटरनेशनल लॉयर एक्सपर्टीज इज़ यूजफुल। सो वो इस तरह के एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद में जो वहाँ की इंटरनेशनल लॉ फर्म्स है उनमें वो एज एन एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसनेशनल वर्क होता है, जो इंटरनेशनल वर्क होता है वो कर सकते हैं। और क्योंकि वहाँ पर उनको ज़रूरत होती है, जो इस तरह की फर्म होती है उनको ये ज़रूरत होती है कि जो इंटरनेशनल लॉयर्स एक्सपर्टीज़ है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और इसीलिए वो फॉरेन लॉयर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो उनकी लॉ फर्म्स में एज अ लॉयर वर्क कर सकते हैं। Then question number 23. Question number 23 is differentiate between legal system of India and Germany. So इंडिया में कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है और जर्मनी में, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, तो यहाँ पर सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन है। सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन में जजेस का रोल प्रोएक्टिव होता है और कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में एडवोकेट का रोल प्रोएक्टिव होता है। सो इन इंडिया एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस डिस्पेंशन है और जर्मनी में इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस डिस्पेंशन है। सो ये दोनों का डिफरेंशिएशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिविस्ट इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सो जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो एज एन एक्टिविस्ट रोल प्ले करता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। इसके दो रोल हैं। पहला तो ये होता है कि कोई भी PIL फाइल कर सकता है या फिर स्यू मोटो एक्शन, इट मीन्स ऑन इट्स ओन। सो सुप्रीम कोर्ट अपने आप से इस एक्शन को इनिशिएट कर सकता है, अदरवाइज कोई भी PIL फाइल कर सकता है विक्टिम की साइड से। अब हम इसको समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिलैक्स्ड इट्स लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी इज व्हाट? इट मीनिंग अ पर्सन हैज़ टू और अ पार्टी हैज़ टू अपीयर इन द कोर्ट। पार्टी को कोर्ट में अपीयर होना और कोर्ट
उनकी बातों को सुनेगा। सो ये परमिशन होती है कोर्ट की कि कोर्ट जो भी पार्टीज होगी उन दोनों की बातों को सुनता है। बट इन केस व्हाट हैपन्स कि कई बार क्या होता है, जो विक्टिम्स होते हैं वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको कोर्ट में जाना चाहिए और इस तरह से वो जस्टिस ले सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट में या उनके फेवर में जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स होते हैं, जो एज अ सोशल वर्कर होते हैं, या जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होती हैं, वो अप्रोच कर सकती हैं कोर्ट को ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उस विक्टिम को पता ही नहीं होता है कि उसको कोर्ट में जाके किस तरीके से जस्टिस लेना है। सो दिस हैज़ बीन पॉसिबल। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये PIL के थ्रू पॉसिबल होता है, जिसको हिंदी में जनहित याचिका भी कहते हैं, और इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है ऑफ सुप्रीम कोर्ट थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट litigation. So this is one part. Another part, the court has its own initiative. कोर्ट अपने आप से इनिशिएटिव ले सकता है और केस को स्टार्ट कर सकता है जिसमें कि पब्लिक की इम्पोर्टेंस है, मतलब जो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉल्ड स्यू मोटो एक्शन, उसको स्यू मोटो एक्शन कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस, इट हैज़ समन्ड एंड रिप्रीमेंडेड स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर देयर apathy and lack of diligence in running child care homes in the state. स्टेट के अंदर चाइल्ड केयर होम्स रन करते हैं, बहुत से चाइल्ड केयर होम्स होते हैं जिसके अंदर जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको वो उनके लिए ठीक से काम नहीं करती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करती है। तो कोर्ट उनको समन कर सकता है और ये कह सकता है कि वो कोर्ट में आकर बताएं कि उन्होंने इस तरीके से क्यों इस तरीके से जो उनको केयरलेसली जो उन्होंने काम किया है वो ऐसा क्यों किया है। सो उनको वो स्यू मोटो एक्शन लेके उनको डायरेक्ट कर सकती है कि उनको एज पर देयर अथॉरिटीज़ दे हैव टू वर्क डिलीजेंटली फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इन चाइल्ड केयर होम्स। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक लोकल फैक्ट्री ओनर है जिन्होंने एक 13 ईयर के बॉय को एम्प्लॉय किया है, अपनी जॉब पर रखा है। भोलू इन प्लेस ऑफ हिज फादर, भोलू अपने फादर की जगह पर काम कर रहा है क्योंकि उसके जो फादर है वो बीमार हैं और उसको अपनी फैमिली इनकम में सपोर्ट करने है, इसलिए उसको काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। सो भोलू हैड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल, और क्योंकि उसको फैक्ट्री में काम करना है तो उसको अपने स्कूल को छोड़ना पड़ रहा है। एक्सप्लेन विच इफ एनी फंडामेंटल राइट आर बीइंग वायलेटेड हेयर। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से फंडामेंटल राइट है भोलू के जो यहाँ पर वायलेट हुए हैं। सो आर्टिकल 21A जो कि कहता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 years of children. सो भोलू को जो राइट है, राइट टू एजुकेशन है अंडर आर्टिकल 21A। ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years हैव अ फंडामेंटल राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। भोलू इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्रीज, क्योंकि भोलू अभी 14 ईयर्स से छोटा है तो वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता है। ही इज़ जस्ट 12 year old। सो अंडर आर्टिकल 24, सो आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 years इन फैक्ट्रीज। सो जो आर्टिकल 24 है ये कहता है कि अगर किसी बच्चे की एज 14 ईयर्स से कम है तो वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं, माइनिंग में काम नहीं कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर कोई हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है जहाँ से कि बच्चों को खतरा है, डेंजरस तरह का जो काम होता है, वहाँ पर भी जो बच्चे हैं 14 साल से अगर उनकी एज कम है तो वो काम नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वीर हैज़ अ बिग फार्म हाउस। सो वीर जो है वो बिग फार्म हाउस का ओनर है। ही हैज़ टाइड अप विद नेरुला टेंट हाउस। वो नेरुला टेंट हाउस के साथ में क्या करता है? टाइड अप करता है, मतलब उसके साथ में बिजनेस करने के लिए टाई करता है, एग्री करता है
होस्टिंग ग्रैंड मैरिज एंड अदर फंक्शंस। सो जो नेरुला टेंट हाउस हैं वो क्या करते हैं, ग्रैंड मैरिज और अदर फंक्शंस को होस्ट करते हैं, कराते हैं। दे गिव द राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। और वो क्या करते हैं कि जो उनके पास प्रॉपर्टी है उसका राइट देते हैं यूज़ करने के लिए उन पार्टीज़ को जो कि फंक्शंस करना चाह रही हैं या फिर पार्टी करना चाह रही हैं। सो इसमें ये बताना है कि ये किस तरह का ट्रांसफ़र है। स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ सच ट्रांसफ़र। अब क्या है, इसमें सेल ऑफ प्रॉपर्टी तो नहीं हुआ है, तो सेल से इसका मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किया है, लीज पे दिया है। उन्होंने क्या किया है, लीज पर दिया है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो क्या करेंगे, होस्ट करेंगे ग्रैंड मैरिज और अदर फंक्शंस को जो कि थर्ड पार्टी के लिए यूज़ होगा। सो लीज के फीचर्स बताने हैं। ओनर को क्या बेनिफिट है इससे, उसको रेंट मिलेगा एज अ रिटर्न बाय यूजिंग देयर प्रॉपर्टी। द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। सो जो पोजीशन जो है प्रॉपर्टी की वो थोड़े से टाइम के लिए, जो भी उन्होंने मेंशन किया होगा 1 साल 2 साल 5 साल, वो सिर्फ उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए ट्रांसफ़र हुई है। और जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो विल रिमेन बी विद द ओनर, वीर के लिए ही रहेगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, सिर्फ उसको लीज पर दिया है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। A client has come to you alleging that his competing confectioner is chef। एक क्लाइंट आपके पास आता है और ये कहता है कि उसका जो कंपीटिंग कन्फेक्शनर है, मतलब वो भी खाना बनाने का कुछ काम करता है, जलेबी की रेसिपी बनाता है, तो उसका जो कॉम्पिटिटर है उसने उसकी जलेबी की रेसिपी को क्या करा है, स्टोल कर लिया, मतलब उसको चुरा लिया है। एज अ लीगल एडवाइज़र, आपको एक लीगल एडवाइज़र की तरह उसको एडवाइस करना है कि वो जो उसकी सीक्रेट रेसिपी है, जो सीक्रेट रेसिपी है जलेबी की, वो कौन से ट्रेड सीक्रेट में आती है, वो कौन से ट्रेड सीक्रेट में आती है। ये हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था। पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेड सीक्रेट है और ट्रेडमार्क है। सो यहाँ पर क्या बात हो रही, ट्रेड सीक्रेट की बात हो रही है। सो ट्रेड सीक्रेट में क्या क्या आता है, ट्रेड सीक्रेट कैन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है, उसकी जो सीक्रेट रेसिपी थी जो कि कॉन्फिडेंशियल थी वो कंपीटिंग कॉन्फेक्शनर ने चुरा ली है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी कोई बिजनेस कर रहा होता है उसकी एक अपनी यूनिक रेसिपी है, और अगर वो किसी को पता चल जाती है, वो भी उसको यूज़ करेगा, तो उसके बिजनेस पर इफेक्ट होगा। सो इसीलिए वो लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लेना चाह रहा है। सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन। सो क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, एडवाइस वेदर द सीक्रेट रेसिपी ऑफ द जलेबी कैन बी क्लासिफाइड एज अ ट्रेड सीक्रेट। क्या जो ये रेसिपी है इसको ट्रेड सीक्रेट कह सकते हैं, तो हाँ इसको ट्रेड सीक्रेट कह सकते हैं। और ट्रेड सीक्रेट में क्या क्या आता है, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन, क्लाइंट का डेटाबेस भी हो सकता है, फॉर्मूलाइज भी हो सकते हैं, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, और किसी और तरह की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जिसको कि सीक्रेट रहना चाहिए, ताकि जो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, अगर उसकी रेसिपी बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली सारे लोग उसी के पास आएंगे और उसकी अच्छी सेल होगी और उसका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। सिंस द रेसिपी इज़ इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिव टू योर क्लाइंट, क्योंकि ये जो रेसिपी है, ये जो रेसिपी की इंफॉर्मेशन है ये आपके क्लाइंट को ही पता है, तो इसीलिए इसको ट्रेड सीक्रेट कहा जा सकता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हाउ आर ह्यूमन राइट्स एंड SDGs इंटरलिंक्ड। सो व्हाट आर SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनको ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड ग्लोबल गोल्स, जिसको कि UN ने 2015 में एडॉप्ट किया है। UN ने 2015 में इसको एडॉप्ट किया है और इसका पर्पस है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। मतलब इस अर्थ का और इन पर रहने वाले लोगों का को पीस मिले और उनकी प्रॉस्पेरिटी हो, ये उसका गोल है।
and then it is a universal call, like every country should adopt these goals. सो व्हाट आर द गोल्स, उसके गोल्स देख लेते हैं कि किस किस तरह के 17 इंटरलिंक्ड गोल्स हैं. नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं होना चाहिए. ज़ीरो हंगर होना चाहिए. गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए. क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको. जेंडर इक्वालिटी रहनी चाहिए. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए सबकी. इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए. सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ भी सस्टेनेबल होनी चाहिए. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, लोगों को कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबली करना है और प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबली करना है, जिससे कि इन्वायरमेंट को जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो. क्लाइमेट एक्शंस लेने चाहिए ताकि जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा, जो अभी इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो भी अफेक्ट हो रहा है. सो उसके लिए भी लोगों को काम करने की ज़रूरत है. लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड को भी टेक केयर करना है. पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, सो जो जस्टिस है वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए. सो जस्टिस सबको मिलनी चाहिए, पीस सबको मिलना चाहिए, और पार्टनरशिप टू अचीव द गोल. और कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हुए इन सारे गोल्स को अचीव करना है. सो अब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं. सो ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ह्यूमन राइट्स बेसिक राइट्स होते हैं. ह्यूमन राइट्स बेसिक राइट्स होते हैं जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग हर किसी को ग्रांटेड है. सो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं कि चाहे किसी की कोई भी नेशनैलिटी हो, रेस हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो या जेंडर हो, सबको इक्वल राइट्स मिले हैं. किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. और ये जो बेसिक राइट है ये इंश्योर करते हैं कि सबके साथ फेयरनेस बिहेवियर होना चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट टू ऑल पीपल होना चाहिए. और जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन है या डिस्क्रिमिनेशन है या इनइक्वालिटी है, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए. सो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें, कुछ कंट्रीज़ नहीं है, बेसिकली जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो जो ग्लोबल राइट्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं. क्योंकि जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट देती हैं. उसमें राइट टू लाइफ हो सकता है, राइट टू फूड हो सकता है, राइट टू एजुकेशन हो सकता है, वर्क हो सकता है, हेल्थ, गुड हेल्थ और लिबर्टी हो सकती है. सो अब हम देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो ह्यूमन राइट्स गोल्स हैं वो इंटरलिंक्ड है. बिकॉज क्योंकि जो 90% ऑफ द SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो ह्यूमन राइट्स से, जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं. अगर व्हेन अ स्टेट मेक्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग SDGs दे मूव फॉरवर्ड टू फुलफिल देयर ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस. अगर कोई भी स्टेट प्रोग्रेस करता है SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, इट मीन्स वो ह्यूमन राइट्स की जो ऑब्लिगेशंस है कि ह्यूमन राइट्स को के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको भी फुलफिल करता है. सो एन एग्जाम्पल ऑफ SDG दैट इज़ लिंक्ड टू ह्यूमन राइट इज़ जेंडर इक्वालिटी. सो वन ऑफ इट इज़ जेंडर इक्वालिटी. इससे पहले मैंने सारे बता दिए ब्रॉडली. सो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है जेंडर इक्वालिटी SDG का. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. In India, the vehicle of LLP has gained a lot of traction during the last few years. What is LLP? LLP is Limited Liability Partnership. So ये किससे डिफरेंट है? ये पार्टनरशिप फर्म से डिफरेंट है क्योंकि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. देन दिस हैज़ गेंड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स. सो कुछ सालों में ही इसमें क्या हुआ है कि इसकी जो नंबर्स थे उसमें राइज हुआ है. नाउ इट हैज़ बिकम 2,13,014. देयर हैज़ बिन एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 17% और इसमें 17% की एनुअल ग्रोथ हुई है. जो LLPs हैं वो बहुत सारी इनकॉर्पोरेटेड हुए, मतलब बहुत सारी रजिस्टर हुए हैं. कौन से फिस्कल ईयर में? 2020 एंड 2021
21 में। सो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्टेट एनी 3 रीजन्स, 3 रीज़न बताने हैं एलएलपी इज़ एडवेंटेजियस फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि एलएलपी क्यों एडवेंटेजियस है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है इस तरह के बिजनेस को सेटअप करने के लिए, कुछ बिजनेसेस के लिए, मतलब कुछ बिजनेस जो हैं वो एलएलपीज एज एन एलएलपी रजिस्टर करा रहे हैं, तो उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, वो जो 17% जो ग्रोथ हुई है फिस्कल ईयर 2021 में, सो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। नाउ कम टू द एडवांटेजेस, इसमें से 3 ही लिखने हैं पर हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। So, the term and conditions of LLP are based on mutually agreed LLP agreement providing greater flexibility and ease. So, जो terms and conditions होती है LLP की वो mutually agreed होती हैं। जो LLP का agreement होता है, जो उसमें partners होते हैं वो mutually agree करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा flexibility होती है और easily उसको register किया जा सकता है। और जो cost है LLP को register करने की वो लोअर होती है, कम होती है पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वो कम होती है, इसलिए लोग एलएलपी जो है वो रजिस्टर करते हैं। पार्टनर्स आर ओनली लाइबल अप टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन, और जो पार्टनर्स होते हैं इसमें वो लाइबल होते हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसी के अकॉर्डिंगली, उसी की परसेंटेज के हिसाब से वो लाइबल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी एक पार्टनर ने कोई काम किया है तो दोनों पार्टनर को स्यू किया जाए। उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इसमें एलएलपी जो है फर्म जो है उसके पास भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि पार्टनरशिप फर्म में नहीं होती है। सो देयर इज़ नो जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ द अनदर पार्टनर। अगर कोई दूसरा पार्टनर कोई भी गलती करता है तो उसके लिए जॉइंटली लाइबल नहीं माना जाएगा सारे पार्टनर्स को, जबकि पार्टनरशिप अगर फर्म होती है तो उसके अंदर जॉइंटली लायबल सबको, सारे पार्टनर्स को माना जाता है। नाउ अनदर एडवांटेज इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सिंपलर, इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सिंपलर है कंपेयर टू दैट ऑफ अ कंपनी। कौन सी कंपनी, पब्लिक या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उससे इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो सिंपलर है। रेम्यूनरेशन, वोटिंग राइट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स आर क्लियर एंड डिफाइंड इन एलएलपी। सो एलएलपीज जो होती है उनमें किसको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, उसके वोटिंग राइट्स कैसे होंगे, और इसी तरह जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो भी क्लियरली डिफाइंड होते हैं एलएलपी एग्रीमेंट में, और वहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है पार्टनरशिप के ऊपर कि उनको कितना रेम्यूनरेशन लेना है, कितना वो इनकम ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय दी एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंगली वो रेम्यूनरेशन ले सकते हैं। देन एलएलपी कैन स्यू, LLP कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। अब क्या था, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि पार्टनर्स स्यू होंगे, मतलब कोई भी अगर केस करेगा तो पार्टनर्स के ऊपर केस करेगा और जो दूसरे पार्टनर भी हो जॉइंटली लायबल होंगे। लेकिन LLP के केस में क्या होता है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसको एज एन इंडिविजुअल भी ट्रीट किया जाएगा, और LLP भी किसी के ऊपर केस कर सकती है और कोई और भी LLP के ऊपर केस कर सकता है, मतलब फर्म के ऊपर केस कर सकता है। प्रोटेक्टिंग पार्टनर्स फ्रॉम बीइंग पर्सनली स्यूड फॉर द LLP डेप्ट्स, मतलब LLP ने अगर कहीं से डेप्ट लिया है, कहीं से उधार लिया है तो कंपनी के ऊपर ही केस किया जाएगा, ना कि किसी पार्टनर के ऊपर, जबकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के ऊपर केस किया जाता है। सो देयर इज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी इसका पार्टनर बन सकता है, कोई छोड़ना चाहे तो कंपनी को छोड़ सकता है। अगर ट्रांसफ़र करने हैं इंटरेस्ट LLP के की, वो भी उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। देन पार्टनर्स आर फ्री टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, और जो पार्टनर्स होते हैं वो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। एंड LLP एंजॉयज हायर क्रेडिट वर्दीनेस कंपेयर टू द पार्टनरशिप, और यहाँ पर जो पार्टनरशिप जो LLPs होती हैं वो पार्टनरशिप फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्दीनेस होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऑल्दो लोअर देन अ कंपनी, लेकिन कंपनी से लोअर है। कौन सी कंपनी से,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से और पब्लिक लिमिटेड कंपनी से। देन देयर इज़ नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स, और ये भी एडवांटेज है कि इनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इनको ज़रूरी नहीं है कि इनको अपने अकाउंट्स ऑडिट ही कराने हैं। और जो एलएलपी है कैन रेज फंड्स फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, और जो एलएलपी है वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से भी फंड्स रेज कर सकती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी फंड्स रेज कर सकती है।